स्टूडेंट्स, पिछले लेसन 1 में मैं आप लोगों को इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में मैंने बताया था। इसके तहत इसके कॉन्सेप्ट, कुछ फार्मूलाज और कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करके मैंने आपको बताया था। इस लेसन 2 में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के कौन कौन से तरीके हैं, या यूँ कहें कौन कौन से टेक्निक हैं। तो आप देखें व्हाइट बोर्ड को, मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन में ये एफ एक्स जो है, फंक्शन ऑफ एक्स है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर एफ एक्स सिंपल फॉर्म में हो या स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। फार्मूला तो मैंने पिछले लेसन में आपको बताया हुआ है। लेकिन यदि ये सिंपल फॉर्म में नहीं हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो, अर्थात जहां हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके इंटीग्रल नहीं निकाल सकते उस फंक्शन का, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है, if fx is in simple form then we can find integral of fx by direct applying formula। लेकिन जब ये सिंपल फॉर्म में नहीं हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में देखिए मैंने लिखा हुआ है कि if fx is not in simple form or standard form it may be in complex form। कहने का मतलब कि अगर इंटीग्रल में fx सिंपल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो निश्चित ही वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, जिससे कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके उसका इंटीग्रल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है, इन सच केसेस fx विल बी रिक्वायर्ड टू सिंप्लीफाई टू ब्रिंग इट इन सिंपल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, देन गेट इंटीग्रल बाय अप्लाइंग फॉर्मूला डायरेक्टली। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम सिंपल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स, और यूँ कहें टेक्निक्स, जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। वो क्या है, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तब हम लोग एक एक करके इन सारे तीनों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इन दिस मेथड इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू टी बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू जी टी, सो दैट डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू जी डैश टी। अब इसे देखें, इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। तो यदि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के लिए हमने एज्यूम किया हुआ है x इक्वल टू जी टी। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, मतलब बोथ साइड का डेरिवेटिव हम लेंगे। इसलिए हमने लिखा है टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ जी टी। अब इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, dx बाई डी टी इक्वल टू जी डैश टी। अब इससे हम निकाल लेंगे dx का वैल्यू। तो हमने निकाला तो आ गया dx इक्वल टू जी डैश टी इंटू डी टी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब जिसका हमें इंटीग्रल निकालना है उसे हमने लिखा है लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। अब ये जो फंक्शन एफ एक्स है, इसमें x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये जो हमने एज्यूम किया हुआ है। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हो गया फंक्शन ऑफ जी टी इंटू, अब ये जो dx है इसके जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया इंटू जी डैश टी इंटू डी टी। यहाँ हमने लिखा हुआ भी है कि सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू जी टी एंड dx इक्वल टू जी डैश टी इंटू डी टी। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के लिए। इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है this change of variable from x to t is one of the very important tools for finding integral by substitution method or technique। अब देखिए ये हमने इंटीग्रल निकालना है फंक्शन ऑफ x का। अब ये जो फंक्शन ऑफ x है ये डिफरेंट रूप में हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है इन इंटीग्रल एफ एक्स में भी इन द फॉर्म ऑफ, अब ये 4 फॉर्म में हो सकता है। पहला फॉर्म इस फॉर्म में रहेगा तो कैसे इंटीग्रल निकालेंगे, इस फॉर्म में रहेगा तो कैसे इंटीग्रल निकालेंगे, इस फॉर्म में रहेगा तो कैसे इंटीग्रल निकालेंगे।
फंक्शन यदि इस फॉर्म में है तो उसका कैसे इंटीग्रल निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने लिखा हुआ है, जो कि एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। तो देखिए क्या होगा, जब इस फॉर्म में रहेगा एफ एक्स, तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी एंड डी एक्स इक्वल टू 1/a dt। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो यही आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू 1/a इंटू डी टी। यदि ये एफ एक्स है इस फॉर्म में हो, मतलब कि एक्स टू पावर n माइनस वन इंटू फंक्शन ऑफ एक्स टू पावर n, तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स पे पावर n इक्वल टू टी एंड n इंटू एक्स पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये भी जो है एक्सप्रेशन वो आ जाएगा जब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। थर्ड वन है ये, इस रूप में अगर फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स के पावर n इंटू एफ डैश एक्स। तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू टी एंड एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। उसी प्रकार जब इस रूप में हो फंक्शन, अर्थात एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स, एफ डैश एक्स जो है वो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है, अर्थात न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हो, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे इंटीग्रल। उस केस में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू टी एंड एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस प्रकार ये जो टेक्निक है या ये जो मेथड है, इसके माध्यम से आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रल बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। अब मैं आप लोगों को इन चारों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे इनका उपयोग करके इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स फंक्शन का निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन 1 को देखें। क्वेश्चन 1 है इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ 1/2 माइनस 3x पे पावर 4। अब इसे मैंने इस तरह से लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ 1/2 माइनस 3x पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस 3x पे पावर -4। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमने लिखा पुट 2 माइनस 3x इक्वल टू टी, इसे इक्वेशन 1 का नाम मैंने दिया। अब इसे हम लिख सकते हैं इस रूप में t इक्वल टू 2 माइनस 3x, सो दैट dt बाई डी एक्स इक्वल टू -3, और इससे हम dx का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो गया dx इक्वल टू -1/3 इंटू dt। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो ये और ये किस तरह से प्राप्त हुआ, तो मैंने t इक्वल टू 2 माइनस 3x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, वो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। जब डिफ्रेंशिएट किया तो आगे हमारे पास dt बाई डी एक्स इक्वल टू -3, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें इंटीग्रल निकालना है, मैंने लिखा है इंटीग्रल ऑफ 1/2 माइनस 3x पे पावर 4 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस 3x पे पावर -4। मतलब इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि मैंने बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 माइनस 3x की जगह t, ये जो मैंने लिया हुआ है, जो माना हुआ है, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया t, तो हो गया t पे पावर -4। अब ये ds की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसे, तो लिखा मैंने -1/3 इंटू डी टी। यह मैंने लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए ये कांस्टेंट है -1/3, तो इसे मैंने बाहर निकाल दिया इंटीग्रल के, तो हो गया इंटीग्रल ऑफ t पे पावर -4। अब इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -1/3 इंटू टी पे पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला का उपयोग करते हुए। और जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अंत में हमारे पास आ जाएगा 1/9 इंटू 1/t पे पावर 3 प्लस c। अब यहाँ पे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ एज्यूम किया हुआ है, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आगे हमारे पास 1/9 इंटू 2 माइनस 3x पे पावर 3 प्लस c। तो ये जो है ये आंसर हो गया इस इंटीग्रल का। मतलब क्वेश्चन जो है इंटीग्रल ऑफ 1/2 माइनस 3x पे पावर 4 इक्वल टू 1/9 इंटू 2 माइनस 3x पे पावर 3 प्लस c। तो इस तरह से देखा आपने कि हमने इसका इंटीग्रल किस तरह से निकाला है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1,
इसके जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया टी, इसलिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो इसे मैंने इस रूप में लिख दिया टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसे मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, वो प्रोसेस मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। इसे मैंने इस रूप में लिख दिया क्लोज ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैंने यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसे इधर ले आया और इसे इधर ले आकर के मैंने लिखा है। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू फिर क्लोज ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो अब मैंने क्या किया, इसके जगह पे टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो कि मैंने यहाँ पे माना हुआ है। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ओवर टी इंटू, अब इसके जगह पे मैंने लिख दिया डी टी, जो कि यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ओवर टी इंटू डी टी, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने लिखा इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ टी पे पावर हाफ इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने इस फॉर्मूला के माध्यम से निकाल लिया। तो आ गया हमारे पास टी पे पावर 3/2 डिवाइडेड 3/2 प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन ये आ गया यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखिए इसे मैंने इस रूप में लिख दिया, ये ऊपर ले गया तो हो गया 2/3 इंटू टी पे पावर 3/2 प्लस सी। अब यहाँ जो है टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि यहाँ पे हमने माना हुआ है। यहाँ मैंने लिखा भी है ऑन सब्स्टिट्यूशन टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू 2/3 क्लोज ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 3/2 प्लस सी। तो ये आंसर हो गया इस इंटीग्रेशन का। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्वेश्चन सेकंड को हमने कैसे सोल्व किया है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को देखें आप व्हाइट बोर्ड पे। तो थर्ड क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ओवर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल निकालना है। तो हमने इसे लिखा है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ओवर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं इस रूप में, हमने लिखा है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पे पावर हाफ इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन एक्स इक्वल टू टी, इसलिए मैंने लिखा नाउ पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं इस रूप में टी इक्वल टू साइन एक्स सो दैट कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हमें कैसे मिला, तो हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये प्रोसेस मैंने यहाँ दिखाया हुआ है टी इक्वल टू साइन एक्स। इसे जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसे ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जिसका हमें इंटीग्रल निकालना है उसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि मैंने दिखाया हुआ है कि ये और ये इक्वल है, मतलब इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यही पे यहाँ पे मैंने लिखा है, चूंकि इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ओवर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पे पावर हाफ इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो है यहाँ हमने माना हुआ है। तो हमने साइन एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया टी, तो हो गया टी पे पावर हाफ। ये जो पोर्शन है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो हमने यहाँ निकाला हुआ है कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमने यहाँ उसके जगह डी टी लिख दिया, इसलिए हमने लिखा ऑन सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका जब हम इंटीग्रल निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास टी पे पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2/3 इंटू टी पे पावर 3/2 प्लस सी। अब यहाँ हम टी के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ जो हमने माना हुआ है साइन एक्स इक्वल टू टी, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हो गया 2/3 इंटू साइन एक्स पे पावर 3/2 प्लस सी।
इस प्रकार हमने इसका इंटीग्रल निकाल लिया, मतलब इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ओवर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल आ गया 2/3 इंटू साइन एक्स पे पावर 3/2 प्लस सी। तो इस प्रकार हमने इसका इंटीग्रल इस प्रकार निकाल लिया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखें व्हाइट बोर्ड को। फोर्थ क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10x। तो इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल निकालना है। तो इस फंक्शन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो न्यूमरेटर है सेक स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर 3 प्लस 10x का डिफरेंशिएशन है। अब देखिए इसे इवेलुएट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t इक्वल टू 3 प्लस 10x, मतलब 3 प्लस 10x को के जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये t, इसलिए हमने लिखा है पुट t इक्वल टू 3 प्लस 10x। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब इक्वेशन 1 जो है उसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस मैंने दिखाया हुआ है ये। तो डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें इंटीग्रेशन निकालना है इसका, तो हमने लिखा है नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 3 प्लस 10x इंटू डी एक्स इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम लिख देंगे डी टी, जो कि यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, और 3 प्लस 10x की जगह हम लिख देंगे t, जो यहाँ हमने एज्यूम किया हुआ है। तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो जब हम इस फॉर्मूला का यूज करके हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला तो हमारे पास आ गया ये लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी के जगह पे ये जो हमने एज्यूम किया हुआ है। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट किया टी की जगह तो आ गया लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 10x प्लस सी। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 3 प्लस 10x इंटू डी एक्स इक्वल टू हमने निकाला है लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 10x प्लस सी। इस प्रकार हमने इसका इंटीग्रल निकाल लिया। स्टूडेंट्स, दिस लेसन्स 2 वर्ड्स वर्ब इज गेट थ्रू। गेट थ्रू का हिंदी मतलब होता है पूरा करना, अर्थात किसी कार्य को पूरा करना। तो मान लिया जाए कि आप और आपके दोस्त के बीच में प्लान बनता है कि कोई मूवी देखा जाए, और आप जब मूवी जाने के लिए आप उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि आपके दोस्त कुछ काम कर रहे हैं। तो यदि आप इसे हिंदी में पूछना चाहेंगे कि तुम कब अपने कार्य को पूरा करोगे, तो इसे अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे आप? तो अंग्रेजी में आप कहेंगे व्हेन विल यू गेट थ्रू विथ योर वर्क। इस प्रकार आप गेट थ्रू का अनुप्रयोग भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अप्रैल सत्र के लिए जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन हेतु आज अंतिम तिथि है। आप निश्चित रूप से आज अपना रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि आप पीछे न रह जाएं, और आपके आवेदन में कोई भी करेक्शन की जरूरत हो तो उसके लिए समय निर्धारित किया गया है 7 मार्च। तो जल्दी करें, अपना रजिस्ट्रेशन जेईई मेन के लिए शीघ्र कर लें। धन्यवाद।